गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस जो हमारी बुक है, बुक से सेकंड लेसन राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लेसन आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में अधिकार। बच्चों, हम भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं जो संविधान में लिखे गए हैं, अंतर्निहित उसमें अंकित किए गए हैं। साथ ही हमें संविधान द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि संविधान में भारत का नागरिक होने के नाते हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। इंट्रोडक्शन। A constitution is not only about the composition of the various organs of government and the relations among them. As we studied in the last chapter, the constitution is a document that sets limits on the power of the government and ensures a democratic system in which all persons enjoy certain rights. In this chapter, we shall study the fundamental rights contained in the Indian Constitution. Part 3 of the Indian Constitution lists the fundamental rights and also mentions the limits of these rights. In the past 6 decades, the scope of rights has changed and in some respects expanded. After studying this chapter, you would know all about this. एक जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो में सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना, उनके बीच में जो पारस्परिक जो संबंध है, केवल उन्हीं के बारे में नहीं बताता। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इससे पहले जो हमारा लेसन था उसमें, कि संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा दस्तावेज होता है जो सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण करता है और ऐसी डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको एस्टेब्लिश करते हैं कि जिसमें उस देश के सिटीजन्स को कुछ राइट्स प्राप्त हों। सर्टेन राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स जिनको हम बोलते हैं, वो प्राप्त हों। इस लेसन में हम भारत के संविधान में जो दिए गए उसके नागरिकों को, भारत के नागरिकों को दिए गए जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट द फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल्सो मेंशंस द लिमिट्स ऑफ दीज राइट्स। संविधान का जो तृतीय भाग है, तीसरा भाग है, उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक मौलिक अधिकार के प्रयोग के संबंधी सीमा का भी बारे में बताया गया कि एक अधिकार है, उस अधिकार के प्रयोग करने की कितनी हद तक एक व्यक्ति को छूट दी गई है भारत का नागरिक होने के नाते, और किस सीमा तक उसको अधिकार से नियंत्रित भी किया जाता है। ये सब बातें हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, इस लेसन में पढ़ेंगे। पिछले 50 वर्षों में जो हमें अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों में भी परिवर्तन हुआ है, उन अधिकारों का भी रूप बदला है। तो जो मौजूदा ये लेसन है, इसमें हम जो पढ़ेंगे, What are the various fundamental rights listed in the Constitution of India? भारत के संविधान में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है जो हमें दिए गए हैं। How these rights are protected? अधिकार तो दे दिए गए, इन अधिकारों की रक्षा भी की गई। अधिकार मिल गए,
इसका मतलब ये नहीं कि काम पूरा हो गया। इसके उपरांत संविधान में प्रावधान किया गया है कि जो हमें अधिकार मिले हैं, क्या हम उन अधिकारों का प्रयोग भी कर पाते हैं या केवल लिखित रूप में वो दस्तावेज में निहित हैं। इससे आगे, what role the judiciary has played in protecting and interpreting these rights? इन मौलिक अधिकारों का सुरक्षा के लिए, इन अधिकारों की व्याख्या करने के लिए, इनकी सुरक्षा करने के लिए जो जुडिशरी है, हमारे इंडिया की न्यायपालिका है, उसका क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका है। और एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो फंडामेंटल राइट्स हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या होती हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स, उनमें क्या डिफरेंस है, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। The importance of rights. In 1982, during the construction work for Asian Games, the government engaged a few contractors. These contractors employed a large number of very poor construction workers from different parts of the country to build the flyovers and stadiums. These workers were kept in poor working conditions and were paid less than the minimum wages decided by the government. 1982 के दौरान की बात है। हमारे देश में जो एशियाई खेल होने थे, एशियाई खेलों से पूर्व हमारे यहाँ कुछ कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया गया, कुछ ठेकेदारों को, और उनको कुछ कंस्ट्रक्शन का कार्य दिया गया। जैसे भारत में फ्लाईओवरों का निर्माण करना या कुछ स्टेडियम है उनका निर्माण करना। तो फिर आगे क्या किया, इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो गरीब मिस्त्री थे, आगे जो मजदूर थे, इन्होंने भी वो भाड़े पे लिए, किराए पे लिए, वो भर्ती किए बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में। लेकिन जब इन मजदूरों से काम लिया गया तो बड़ी दयनीय स्थिति में उनको रखा गया। They were paid less than the minimum wages decided by the government. सरकार के द्वारा निश्चित एक राशि उनको दी जानी थी, उससे भी कम उनको तनख्वाह के रूप में दिया गया। A team of social scientists studied their poor condition and petitioned the Supreme Court. They argued that employing a person to work for less than the minimum prescribed wages amount to beggar or forced labor, which is a violation of the fundamental rights against exploitation. The court accepted this plea and directed the government to ensure that thousands of workers get the prescribed wages of their work. एक टीम है जो सोशल साइंटिस्ट की, सामाजिक विज्ञानियों की एक टीम थी। वो टीम जिसका देखना ये काम था कि वहां पे प्रत्येक मजदूर को उसके काम के बदले पूर्ण वेतन मिल रहा है या नहीं। तो उन्होंने जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा और सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने एक पिटीशन दायर की। उस पिटीशन में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय, माननीय न्यायालय को बताया कि जो मजदूर यहाँ पर काम में लगाए गए हैं उनको बहुत कम मजदूरी दी गई है और उनसे बंद हुआ मजदूरी जैसा काम करवाया गया, बेगार जैसा उनसे काम हुआ, बेगार और फोर्स लेबर उनसे जैसे करवाई है। और फिर कहा कि ये तो एक तरीके से
शोषण के विरुद्ध जो अधिकार इंसान को मिला है उसका उल्लंघन है। तो न्यायालय ने जब इस बात को सुना, उसको देखा, तो उसने तुरंत उस पिटीशन को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया और सरकार को, तत्काल जो सरकार थी वहाँ पर, उनको दिशा निर्देश दिया, उनको ऑर्डर किया कि वे इन मजदूरों को उनके जो काम है उस काम के लिए जो तयशुदा मजदूरी है वो दिलवाने का काम करें। मचल लालू was arrested 23 when he was arrested. A resident of Kubri village of Marigaon district of Assam, Machal was charged of causing grievous injuries. He was found mentally too unstable to stand trial and was sent as under trial to Lokpriya Gopinath Bordoloi मेंटल हॉस्पिटल इन तेजपुर फॉर ट्रीटमेंट। ये मचल लाऊ नाम का एक व्यक्ति था। 23 वर्ष की आयु में जब उसको गिरफ्तार किया गया तो वो मड़ीगांव जो जिला है, जिले के चाबुरी गांव, मड़ीगांव जिले के चाबुरी गांव का रहने वाला था और उस पर आरोप लगा था कि उसने किसी को बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें पहुंचाई हैं। जब जज साहब मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि वो मानसिक रूप से काफ़ी बीमार हैं, अस्वस्थ हैं। तो इसके लिए जज साहब ने कहा कि इसको तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए ताकि यहाँ पर इसका इलाज हो सके। वहाँ पे डॉक्टरों ने उसका बड़े अच्छे से इलाज किया। Manchal was treated successfully and doctors wrote twice to jail authorities in 1967 and 1996 that he was fit to stand trial, but no one paid any attention. Machal Lonang remained in judicial custody. अब वहाँ पे उसको भर्ती कराया गया, उसका सफलतापूर्वक वहाँ पे इलाज किया गया। वहाँ जब डॉक्टरों ने उसका इलाज कर लिया तो 1967 और 1996 में उन्होंने एक लेटर लिखा माननीय न्यायालय को और उसमें उन्होंने उसके फिजिकली फिट होने की बात कही, मेंटली और फिजिकली फिट, बिल्कुल वो स्वस्थ हालत में माननीय न्यायालय को सूचित किया गया। 2 बार 1967, 1966 में, और कहा कि इस पर अब मुकदमा चलाया जा सकते हैं। लेकिन किसी ने भी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया और इस तरीके से वो जेल में ही बना रहा। Machal Wang was released in July 2005. He was released from jail in July 2005. He was 77 then. He spent 54 years under custody, during which his case never came up for hearing. He was freed when a team appointed by the National Human Rights Commission intervened after an inspection of under trials in the state. अब 2005 जुलाई के महीने में मचल लालू को जेल से छोड़ा गया। जिस समय उसको छोड़ा गया उसकी जो एज थी वो 77 ईयर्स का हो चुका था। 54 ईयर्स लंबे जो अपने जीवन के ऑलमोस्ट पूरा जीवन उसने जो कस्टडी में ही काट दिया। और सबसे विचित्र बात, हैरानी की बात, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद की बात है, सोचने वाली बात है कि एक बार भी उसके पूरे जीवन में उसके मुकदमे की सुनवाई नहीं हुई। जब वहाँ पे
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन था, वो जब वहाँ पहुँचा और उसने दखलंदाजी की, तब जाके लालू को संतर्क होने की अपॉर्चुनिटी, उसको मौका मिला वहाँ से निकलने का। Machal's entire life was wasted because a proper trial against him never took place. Our constitution gives every citizen the right to life and liberty. This means that every citizen must also have the right to fair and speedy trial. Machal's case shows what happens when rights granted by the constitution are not available in practice. तो क्या पता लगा हमें, माचल का पूरा जीवन है जो व्यर्थ में ही बीत गया और उसके मुकदमे की सुनवाई भी नहीं हो सकी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी दिया गया है, जिसका मतलब है, इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की फेयरली, निष्पक्ष और तुरंत सुनवाई का अधिकार है, स्पीडी ट्रायल का इसको अधिकार है। मचल लालू का जो ये यहाँ पे मैटर आया है, उसका जो केस है, वो इस चीज़ की ओर संकेत करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिए भी हैं, उनका क्या वास्तविक में प्रयोग हो रहा है, क्या वो वास्तविक में हमें अधिकार मिल रहे हैं, ये बात सोचने वाली। यहाँ पे कार्टून है, कार्टून दिखाया गया है। इस कार्टून में what if Machal was a rich and powerful man? What if those working with the constitution contractor were engineers? Would their rights have been violated? अगर लालू रिच होता, अमीर होता, ताकतवर होता तो क्या होता, पावरफुल होता तो, और जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करने वाले लोग हैं वो पढ़े लिखे इंजीनियर होते तो क्या होता, सोच के बताइए। क्या उनका भी इस तरह के अधिकारों का हनन होता है? पुत्र भगवान ने इंसान को इस सृष्टि में जन्म दिया है और इंसान ने इंसान को अपनी लापरवाही से या खुद ही में वो खोया जो रहता है, उस वजह से क्या उसको दूसरे प्राणियों के लिए, दूसरे जो जैसे ही इंसान हैं, जो कानून की दृष्टि में सभी उसी की तरह समान है, समतर्त हैं, उनको भी अधिकार मिला है? क्या केवल वो इस वजह से उनका जीवन नष्ट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उनको अपने जीवन की समझ नहीं है, या उनको उनके अधिकार के बारे में सजगता नहीं? तो क्या ऐसे व्यक्ति को पशु की तरह हम के साथ व्यवहार करें, या पशु से भी बुरा? नेक्स्ट, in the case of the first instance, also there was violation of rights provided in the constitution, but it was challenged in the court. As a result, workers could get what was due to them in the form of their rightful wages. The constitutional guarantee of the right against exploitation ensured justice to these workers. इन द केस ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस, इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले उदाहरण में जो हमें अभी एग्जाम्पल मिला है लालू का, उस एग्जाम्पल से हमें क्या पता लगा कि संवैधानिक अधिकारों की उल्लंघन किया गया, और फिर उन अधिकारों को
कोर्ट में चैलेंज किया गया कि ये अधिकार पूर्ण तरीके से नहीं मिल रहे हैं, और जो वर्कर्स थे, लेबरर्स थे, उनको उनका अधिकार, उनकी पूरी जो मेहनत है उसका मेहनताना नहीं मिल रहा है। तो इससे हम क्या पता लगता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ की गारंटी दी है कि वो हमें ऐसा अधिकार देता है जो एक्सप्लोटेशन के विरुद्ध है, शोषण के विरुद्ध है। द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन इंश्योर्ड जस्टिस टू दीज वर्कर्स। और इसी कारण इन मजदूरों को न्याय मिला है शोषण के विरुद्ध, जो संविधान में अधिकार दिया गया है उस प्रोविजन को प्रयोग करते हुए। नेक्स्ट, बिल ऑफ राइट्स। Both these examples show the importance of having rights and the actual implementation of these rights. A democracy must ensure that individuals have certain rights and that the government will always recognize these rights. Therefore, it is often a practice in most democratic countries to list the rights of the citizens in the constitution itself. Such a list of rights mentioned and protected by the constitution is called the Bill of Rights. A Bill of Rights prohibits government from thus acting against the rights of the individuals and ensures a remedy in case there is violation of these rights. तो इन जो दोनों उदाहरणों से हमें क्या पता लगा कि हमें जो संविधान द्वारा अधिकार दिए गए उनको लागू भी किया गया है। इससे हमारे अधिकारों के महत्व का पता चलता है। ज़्यादातर क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं उनमें वहाँ के सिटीजन के अधिकारों को, उनके राइट्स को इनलिस्ट किया जाता है, सूचीबद्ध किया जाता है। और प्रजातंत्र में ये सुनिश्चित होना भी चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार दिए जाएं, कौन कौन से उनको अधिकार प्राप्त होने चाहिए और उन अधिकारों किस प्रकार से रक्षा की जाए, क्या वो व्यवहार में उन अधिकारों का प्रयोग कर पा रहे हैं या फिर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। ये न्यायालय में ये चीज़ न्याय प्रक्रिया के द्वारा उन अधिकारियों को, उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाता है, उनकी रक्षा की जाती है अधिकारों की, और सरकार इन अधिकारों को हमेशा मान्यता देती है। अब ऐसे जो संविधान के द्वारा अधिकार हमें दिए गए हैं और सरकार द्वारा उनको मान्यता दी गई है, इस व्यवस्था को हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। अधिकारों, बिल ऑफ राइट्स इनको कहा जाता है। ऐसे बिल ऑफ राइट्स के लागू होने से, इनकी व्यवस्था सुनिश्चित होने से संविधान में सुनिश्चित हो जाता है कि नागरिकों के विरुद्ध कोई भी, नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध कोई काम नहीं किया जा सकता। कोई सरकार ऐसा काम नहीं कर सकती, कोई समाज का कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हमारे अधिकारों की रक्षा हो जाती है बिल ऑफ राइट्स के होने की वजह से। From whom does a constitution protect the rights of the individuals? The rights of a person may be threatened by other person or private organization. In such a situation, the individual would need the protection of the government. So it is necessary that the government is bound to protect the rights of the individual. On the other hand, the organs of the government, the legislature, executive, bureaucracy, or even the judiciary, in the course of their functioning, may violate the rights of the person. तो बिल ऑफ राइट्स अगर न हो तो व्यक्ति के अधिकारों का हनन होना की पूरी संभावना वहां पे रहती है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, उनकी रक्षा करता है।
नागरिक के अधिकारों को किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हनन किया जा सकता है, उनको खतरा हो सकता है, अधिकारों को वो छीने जा सकते। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। और कई बार तो क्या होता है, सरकार भी व्यक्ति के अधिकारों को छीनती है। ऐसे में क्या होता है, जब कोई सरकार व्यक्ति के अधिकारों को छीने, कोई व्यक्ति के अधिकारों को छीने, कोई संस्था व्यक्ति के अधिकारों को छीने, तो सरकार उस कार्यों को देखती है। किंतु अगर सरकार ही व्यक्ति के अधिकारों को छीनने लग जाए तो ऐसे में कौन होगा? सरकार का मतलब सरकार के विभिन्न अंग हैं वहाँ पर, जैसे विधायपालिका, लेजिस्लेचर आप बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं, कार्यपालिका। तो ये अगर ऐसा करने लगें तो क्या होगा? ब्यूरोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव से लेजिस्लेचर, अगर व्यक्ति के अधिकारों को छीने तो वहां पर क्या हो? जुडिशरी सिस्टम होता है। जुडिशरी सिस्टम से व्यक्ति के जो अधिकार उसको मिले हैं उन अधिकारों को हनन होने से रोकती है न्याय प्रक्रिया। यदि किसी व्यक्ति को अपने अधिकारों के हनन की शंका है या उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो जाके अदालत के दरवाजे खटखटा सकते हैं। वहाँ पर खुले ओपनली जनता के दरबार में, अब सभी व्यक्तियों के लिए, जो प्रेस के लिए खुला है, सभी व्यक्तियों के लिए खुला है, वहाँ पे दलीलों के साथ, तर्क वितर्क के साथ व्यक्ति को साबित करना होता है, उसको सिद्ध करना होता है कि मेरे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा सरकार को, व्यक्ति को, संस्था को या जो भी व्यक्ति के अधिकारों का वहां पे हनन कर रहा है उसको रोका जाता है। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, और एक होते हैं ऑर्डिनरी राइट्स, साधारण अधिकार, जो सभी को होते हैं साधारण अधिकार। साधारण अधिकारों के लिए साधारण कानून होते हैं, ऑर्डिनरी लॉज होते हैं। और फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं, उन अधिकारों को कानून के द्वारा हमें दिया गया है। यहाँ पे I get it. The Bill of Rights is like a warranty card that we get when we purchase a TV or a fan, isn't it? हाँ मुझे पता लग गया, ये कार्टून है, ये बोल रहे हैं, हाँ मुझे पता लग गया कि बिल ऑफ राइट्स क्या होता है। ये तो उस वारंटी कार्ड की तरह है, उस गारंटी कार्ड की तरह, जो एक पंखा, एक मोटर, टीवी वगैरह, फैन वगैरह खरीदने पर हमें दुकान से मिलता है। जी बिल्कुल। बिल ऑफ राइट्स गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे एश्योरेंस होती है, जुडिशरी के द्वारा एश्योरेंस होती है, संविधान में वो रिटर्न है। तो ये चीज़ें क्या, बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं इसको। अधिकारों का घोषणा पत्र, अधिकारों को घोषित किया गया है, हमारे अधिकारों को बताया गया है। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, मैंने दो तरीके के अधिकार, एक ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं हमारे, एक फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स है ये निश्चित है, जो संख्या में 6 हैं, पहले ये 7 होते थे। एक जो राइट टू वेल्थ, संपत्ति का अधिकार, इसमें से संशोधन के द्वारा निकाल दिया गया है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट had realized the importance of rights and demanded the British rulers should respect rights of the people. The Motilal Nehru Committee had demanded a Bill of Rights as far back as in 1928. It was therefore natural that when India became independent and the constitution was being prepared, there were no two opinions on the inclusion and protection of rights in the constitution. The constitution listed the rights that would be specially protected and called them fundamental rights. तो फंडामेंटल राइट्स ये नहीं कि अचानक से हमें मिल गए थे। फंडामेंटल राइट्स मिलने का भी एक इतिहास है,
बात रही है उसके पीछे। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, जो स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने हमारे इन फंडामेंटल राइट्स के महत्व, उसकी इम्पोर्टेंस को समझा था। और उन्होंने हमेशा से डिमांड की थी ब्रिटिश रूलर से कि वो अधिकार वो जनता को दे। अंग्रेजी शासकों से हमेशा उन्होंने ऐसी मांग की थी। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू, एक समिति थी, कमेटी थी, द मोतीलाल नेहरू कमेटी, उसने डिमांड की थी, एक बिल की एक मांग उठाई थी। और इस बिल में स्वाभाविक था तो मौलिक अधिकारों का एक बैकग्राउंड रहा है। 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी ने डिमांड की थी इन अधिकारों की ब्रिटिश रूलर से। It was therefore natural that when India became independent and the constitution was being prepared, there were no two opinions on the inclusion and protection of rights in the Constitution. The Constitution listed the rights that would be specially protected and called them fundamental rights. तो आज़ादी के बाद तो ये कोई ज़्यादा विस्मय की बात नहीं थी, ये कोई मुश्किल बात नहीं थी, स्वाभाविक बात थी कि जब भारत स्वतंत्र हो गया था और संविधान जो तैयार किया जा रहा था, संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो उस निर्माण करने के दौरान जो हमारे अधिकार हैं वो भी भारत के संविधान में अंतर्निहित होने, उसमें लिखे जाने जरूरी थे। और उन अधिकारों की सुरक्षा करने पर भी बात होने स्वाभाविक थी। तो जो अधिकार हमें मोतीलाल नेहरू समिति की सिफारिश पर अंग्रेजों से मिलने थे, वो अधिकार अब हमें स्वतंत्र भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए और इन अधिकारों को मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। इन्हें मौलिक अधिकार कहा गया, जो अधिकारों की मांग मोतीलाल नेहरू समिति ने की थी। द वर्ड फंडामेंटल सजेस्ट that these rights are so important that the Constitution has separately listed them and made special provisions for their protection. The fundamental rights are so important that the Constitution itself ensures that they are not violated by the government. ये मौलिक अधिकार हमारे लिए इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण थे कि संविधान में इनको सूचीबद्ध कर दिया गया, संविधान में इनको लिख दिया गया और उनकी सुरक्षा के लिए भी संविधान में प्रावधान किए गए। इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इतने ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हैं। इट सेल्फ इंश्योर दैट दे आर नॉट वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट, कि कॉन्स्टिट्यूशन ये भी इंश्योर करता है कि सरकार भी इन अधिकारों का हनन न कर सके। जो पावर में है वो सरकार भी इन अधिकारों को हमसे न छीन सके, भारत के नागरिकों से न छीन सके। हालांकि वो सरकार जनता के द्वारा चुनी गई है, वो सिटीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसके उपरांत भी उनको अधिकार नहीं है कि वो उस अधिकारों को नियंत्रित करें या उनका हनन करें। किसी भी तरीके से वो अधिकार नहीं छीन सकते। ये भी प्रावधान हमारे संविधान के अंदर किया गया है। फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द राइट्स अवेलेबल टू अस। While ordinary legal rights are protected and enforced by ordinary laws, fundamental rights are protected and granted by the Constitution of the country. Ordinary rights may be changed by the legislature by ordinary process of lawmaking, but a fundamental right may only be changed by amending the Constitution itself. Besides this, no organ of the government can act in a manner that violates them. As we shall study below in the chapter, judiciary has the power and responsibility to protect the fundamental rights from violations by acts of the government. Executives as well as legislative actions can be declared illegal by the judiciary if these violate the fundamental rights or the restrict them in an unreasonable manner.
unreasonable manner. However, fundamental rights are not absolute or unlimited rights. Government can put reasonable restrictions on the exercise of fundamental rights. Fundamental rights are different from other rights available to us. मौलिक अधिकार हमारे जो अन्य अधिकार मिले हुए हैं उनसे बिल्कुल ये डिफरेंट हैं. जहाँ ये ऑर्डिनरी राइट्स हैं उनको ऑर्डिनरी लॉज के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी कि जो साधारण हमें अधिकार मिले हैं तो साधारण कानूनी अधिकारों के द्वारा साधारण कानूनों के द्वारा उनको प्रोटेक्ट किया जाता है. वहीं पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी जाती है और कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं उनकी रक्षा करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है. जो ऑर्डिनरी राइट्स हैं वो संसद में कानून बना के वो किसी भी तरीके से परिवर्तित किए जा सकते हैं सरकार के द्वारा, लेकिन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनके लिए पूरे संविधान में संशोधन करना पड़ता है. इसके अतिरिक्त अगर कोई भी सरकार का कोई भी अंग, कोई भी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, एनी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट अगर हमारे किसी अधिकार के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसकी हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं उसको. तो ये सब चीज़ें हम आगे के लेसन्स में पढ़ेंगे. Executives as well as legislative actions can be declared illegal by the judiciary. कोई भी काम हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव है या फिर एग्जीक्यूटिव्स लेजिस्लेटिव, कोई भी अगर ऐसा कार्य करती है जो हमारे मौलिक अधिकारों के लिए खतरा बनता है तो उन पर न्यायालय के द्वारा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है. उनको न्यायालय के द्वारा उनको वायलेशन से रोका जाता है. वो हमारे अधिकारों को जब ऐसा हनन करते हैं तो न्यायालय उस बात को अवैध घोषित कर देते हैं, सरकार की उस कार्य को अवैध घोषित कर देते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट हैं या अनलिमिटेड राइट्स हैं. ऐसा नहीं है कि ये एब्सोल्यूट निरंकुश हैं या इनकी कोई सीमा ही नहीं है, इतने सारे अधिकार हमें दिए गए, जहाँ पे फिर तो गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, ब्यूरोक्रेसी है, इसका सिस्टम ही नहीं रहेगा अगर इतने अधिकार हो जाएं और व्यक्ति के अगर नागरिक के अधिकारों को लिमिट नहीं किया जाए तो ये तो दिक्कत हो जाती है यहाँ पर. तो कोई भी जो सरकार है इन फंडामेंटल राइट्स पर जो प्रॉपर एग्जैक्ट और रीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो करने का वहाँ पर प्रावधान है. तो इससे पहले हम थोड़ा सा एक साइड में, हाँ, ये बिल ऑफ राइट्स इन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं जो हमने छोड़ दिया पीछे. साउथ एशिया में कैसे अधिकार मिले हैं. 1996 में ये आज़ाद हुआ था. तब 1996 में साउथ एशिया है वो आज़ाद हुआ और संविधान इसका बना. तो चलिए पढ़ते हैं इसको एक बार. द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनॉग्रेटेड इन दिसंबर 1996. Its creation and promulgation took place at a time when South Africa still faced the threat of a civil war after the dissolution of the apartheid government. The South African Constitution says that the Bill of the Rights is a cornerstone of democracy in South Africa. It forbids discrimination on the grounds of race, gender, pregnancy, marital status, ethnic or social origin, color, age, disability, religion, conscience, belief, culture, language, and birth. It grants perhaps the most extensive range of rights to the citizen.
A special constitutional court enforces the rights enshrined in the constitution. Some of the rights included in the constitution of South Africa include, इसमें the South African constitution says that it is Bill of Rights is a cornerstone of democracy in South Africa. It forbids discrimination on the grounds of race, gender, pregnancy, marital status, ethnic or social origin, color, age, disability, religion, conscience, belief, culture, language, and birth. It grants perhaps the most extensive range of rights to the citizens. A special constitutional court enforces the rights enshrined in the Constitution. Some of the rights included in the Constitution of South Africa include a right of dignity, a right to privacy, a right to fair labor practice, a right to healthy environment and right to protection of environment, a right to adequate housing, a right to health care, food, water and social security, children's right, a right to basic and higher education, a right of cultural, religious and linguistic communities, a right to information. तो दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे अधिकार हमें दिए गए हैं. The South African Constitution was inaugurated in December 1996. दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वो दिसंबर के महीने में, दिसंबर 1996 में, अभी से थोड़े दिन पहले, लगभग 25 ईयर्स एगो जब ये संविधान बनाया गया था और लागू किया गया था. वहाँ पे जो रंग भेद करने वाली एक सरकार थी, ठीक है, वो सरकार हटा दी गई थी. उसके बाद अफ्रीका में बड़ी दिक्कतें आई थी. वहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति बन चुकी थी. वहाँ से गृह युद्ध से जूझ रहा था. तो अधिकारों का वहाँ पे एक घोषणा पत्र है जो वहाँ पे डिस्कस किया गया. उसको गवर्नमेंट को, जो अपार्थाइड गवर्नमेंट है, उसके द्वारा वो दिया गया. तो उसने बताया कि कोई भी जैसे नस्ल, लिंग, वैवाहिक स्थिति, जातीय, कोई भी सामाजिक मूल या रंग, आयु या डिसेबिलिटी, रिलीजन, कॉन्सेंस, अंतरात्मा, आपकी जो आस्था है, संस्कृति है, संस्कार, आपकी भाषा, जन्म इत्यादि के आधार पर कोई भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा. अगर ऐसा भेदभाव किया जाता है तो वो कानूनन जुर्म है. यहाँ के नागरिकों को सबसे ज़्यादा अधिकार दिए गए और इन संविधान के द्वारा ये अधिकार जो लागू किए गए और न्यायालय इन अधिकारों की रक्षा करता है. जैसे इसमें फर्स्ट है राइट टू डिग्निटी, इज्जत, यानी कि इंसान है, इंसान एक गरिमापूर्ण जीवन जिए, उसकी रिस्पेक्ट हो, इससे मतलब है डिग्निटी से राइट टू. और राइट टू प्राइवेसी, अपनी जो चीज़ें हैं वो प्राइवेसी उसमें रख सकें, ठीक है, प्राइवेसी, इसको चीज़ को गुप्त अपनी रखना, कोई इसको अधिकार को हम नहीं इसको छीन सकते. संविधान के द्वारा वो अधिकार दिया गया. राइट टू फेयर लेबर प्रैक्टिस, वहाँ पे फेयर लेबर प्रैक्टिस थी, तो वो भी फेयर लेबर मतलब एक समुचित जो परिश्रम व्यवस्था वहाँ पे की गई. तो आप न्यायिक तरीके से कोई भी आप मेहनत करते हैं उसका आपको प्रतिफल पूरा मिलता है. और वहाँ पे आपको राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट एंड राइट टू प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट, पर्यावरण की रक्षा करने का अधिकार, अपना एक स्वास्थ्यपूर्ण एक जो आपका जीवन है उसको जीने का अधिकार, स्वास्थ्यप्रद जो पर्यावरण है उसको मेंटेन करने का अधिकार. इसके साथ ही आपको वहाँ पे अच्छे से अच्छा आवास का अधिकार आपको मिला, एडिक्वेट हाउसिंग का, कि आप अच्छे से वहाँ पे रह सकें. आपको स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ पर सुविधाएं मिली हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें जैसे आपको वहाँ पे खाना, पानी, भोजन, सामाजिक सुरक्षा है, ये सभी आपको वहाँ पे मिली हैं. इसके बाद
यहाँ पे जो एक बुनियादी शिक्षा होती है वो आपको दी गई, बेसिक एंड हायर एजुकेशन आपको मिली है। राइट ऑफ कल्चर, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज, आपकी भाषाएं हैं, भाषा को रक्षा करने का आपको पूरा अधिकार वहाँ पे दिया गया। और फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, सरकार से आप उसके कार्यों की सूचना ले सकते हैं, वो क्या कार्य किसके हित में करिए वगैरह वगैरह, वहाँ पे सभी अधिकार आपको मिले हैं। चेक योर प्रोग्रेस। आपने क्या समझा इसको देखिए, चेक योर प्रोग्रेस में कितना समझ में आया आपको। कंपेयर द फंडामेंटल राइट्स in the Indian Constitution with the Bill of Rights in the South African Constitution. Make a list of rights that are common to both of the constitution available in South Africa but not in India, clearly granted in South Africa but implied है जो in द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने दोनों संविधानों में भेद देखने हैं, क्या अधिकार वहाँ पे दिए गए हैं, कौन सा अधिकार यहाँ पे दिया गया है, दोनों अधिकार उस देश में भी इस देश में भी कौन से ऐसे कॉमन राइट्स हैं जो उसमें भी प्राप्त और हमें भी प्राप्त हैं, या एक्स्ट्रा उनको क्या प्राप्त है, हमें एक्स्ट्रा उनसे क्या है। इस तरीके से आप कंपेरेटिवली इसको पढ़ के देखिए और छांट के देखिए, आपके लिए एक्टिविटी है। इसके बाद हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। I think it's enough. I think that the next chapter or the next contents of the chapter should be discussed in next video. Okay, so that's enough for today. So thank you and have a good day. If dear students you feel problem, you do not understand any particular concept, any particular page or any particular lesson, or whatever I have taught you in all the lessons till now, point out that thing to me, discuss that with me. I will help you out. Don't worry, I am always there, as I already told you many times earlier. So dear students, never hesitate to ask anything if you don't understand that. So that's enough for today, and along with it I suggest you to do your homework daily, regularly, in routine. If you do not put yourself in efforts daily doing your homework, then you will have a lot of homework before you. You will feel puzzled, confused, you will have a burden. Then before that situation approaches to you, that situation comes, why not you get ready and start doing your work? Because ultimately you have to do your work yourself. No one is there to work for you in place of you. So beta, complete your work daily in routine, regularly, without missing a day. If you miss a day, then you have the same day work for next day. So you will have to complete 2 days work. And some of the students are sleeping still now. They think that someone will come to them and elf will come to them to help them. No, it's not so beta. You will have to do your work by yourself. Okay, so daily read, write and watch videos. Just try to attempt the question answers. Okay, if you still have problem, don't feel worry, I am always there to help you. So thank you and have a good day beta.